बच्चों, आज तुम्हें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मैं भारत के संविधान का निर्माण तुम्हें बताऊंगी। सबसे पहले तुम लोग ये समझ लो, संविधान होता क्या है, संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान है क्या। जिस तरह एक शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, स्वस्थ रूप से चलाने के लिए एक रीढ़ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कोई भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले एक संविधान की जरूरत होती है। इसलिए संविधान देश का रीढ़ कहलाता है। कोई भी देश हो, चाहे लोकतांत्रिक हो या प्रजातांत्रिक हो या राजतांत्रिक हो, कोई बिना और क्या है, संविधान कहते किसको है, तो संविधान एकदम आंख मूंद के समझ लो कि संविधान उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत नियमों और कानूनों का एक गठरी है। गठरी में अपन लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े उसमें डालते हैं ना, कपड़े डाल के उसको बंद कर देते। उसी प्रकार संविधान के अंतर्गत खूब सारे नियमों और उपनियमों का एक बंधन है, कुल मिला के यानी गठरी है। उसे ही हम अपनी भाषा में उसे क्या बोलते हैं, संविधान, जो लिखित भी रहते हैं और बिना लिखा हुआ भी रहता है। तो एक तो बात समझ लो कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। अब देखो, जब 1947 के बाद हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तो आज़ाद जब हुआ तो हमारा देश क्या हुआ, धीरे धीरे लोकतांत्रिक हुआ। तो लोकतांत्रिक होने के साथ साथ एक संविधान की आवश्यकता पड़ी देश को चलाने के लिए। नहीं तो देश को चलाने के लिए फिर उसके लिए क्या हुआ, क्या कहते हैं, संविधान के निर्माण की बातें हुई। तो फिर क्या हुआ, पिछली कक्षा में हमने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों व मूल्यों तथा उसकी शुरुआत और विस्तार के विषय में पढ़ा था। जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आधार बनाया। सन 1947 में आज़ादी मिली तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया को संविधान की निर्माण कहते हैं। अब है, प्रत्येक देश का अपना क्या होता है, एक संविधान होता है जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह मानते हैं। हर देश अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करता है। अब संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं, वरन उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का खाका है एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसके सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है। जिसमें दस्तावेज में क्या है, तो कोई बात ना लिखी हुई रहती है और कभी भी मिटने वाला चीज नहीं होता, उसे ही दस्तावेज कहते हैं। और जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। कक्षा 8वीं से भारतीय संविधान के विषय में स्मरण कीजिए और निम्नलिखित वाक्यों को रिक्त स्थानों में पूर्ति करिए। अब खाली स्थान बीच में है, तो अब देखो, तुम लोग को खालिस्तान में मैं तुमको पूछूंगी कि भारत के संविधान का निर्माण खालिस्तान सभा द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। अब है, भारत का निर्माण, भारत का संविधान दिनांक खालिस्तान जगह से लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, तो क्या कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हमारे संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, खालिस्तान देश है, तो लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद है, भारत में बोलता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो क्या होता है कि संविधान देश को क्या करता है, सुचारू रूप से चलाता है। कोई भी देश को कैसे चलाया जाता है, नियमों और कानूनों के द्वारा चलाया जाता है। बिना नियमों और कानूनों से चलाने के बाद अगर नहीं चलाया जाएगा तो देश क्या होता है, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए कोई भी देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों की सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे भी बताते संविधान क्या है, नियमों और कानूनों का तो गठरी है, संग्रह है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान बोलते हैं। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं और वे अपने जीवन को संचालित करने के कुछ अधिकारों को उस राज्य को सौंप देते हैं ताकि सामूहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। राज्य को गठित करते समय वे उसे कुछ नियमों में बांधते हैं ताकि वह लोगों के अधिकारों का हनन न कर सके और उनके हितों के काम करे।
अब इन्हीं नियमों को हम संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे गठित हो और उसका स्वरूप कैसा हो। अब संविधान का कार्य सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की सीमा निश्चित करना है। ये सीमाएं ऐसी होती है जो सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे। जैसे मौलिक अधिकार, संविधान परिवर्तनशील, जिसे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है, किंतु संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का विकास कर सके। अब है राज्य। राजनीति विज्ञान में राज्य कहते किसे है, क्वेश्चन भी आता है और आगे भी तुमको जीवन में इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग जान लो, ऐसे बोलचाल की भाषा में हम किसी भी राज्य को, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कोई भी, अभी भारत में 29 राज्य हैं, हम किसी भी राज्य को हम क्या बोल देते हैं, देश के अंतर्गत जो भी राज्य है उसको अपन लोग बोलचाल की भाषा में राज्य बोल देते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में उसे राज्य नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? तो किसी भी राज्य को राज्य कहलाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके पास निश्चित भूभाग होना चाहिए, और फिर दूसरा क्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, सरकार। तो किसी भी राज्य को राज्य कहलाने के लिए पहले क्या होना चाहिए कि निश्चित भूभाग, दूसरा सरकार, और तीसरी जनसंख्या, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या होना चाहिए, संप्रभु। और क्या होना चाहिए, वह संप्रभु होना चाहिए। तो राज्य कहलाने के लिए वो क्या क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार। और सरकार कैसा हो, तो संप्रभु यानी स्वतंत्र हो, वह आंतरिक रूप से तथा बाह्य रूप से पूर्ण स्वतंत्र हो, कि वो किसी के आदेश का पालन करने के ना हो, वह किसी का आदेश ना पालन करे, खुद अपना निर्णय वह स्वयं ले सकता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री किसी भी देश के आदेश का पालन करने के लिए मोहताज नहीं है, तो वो खुद निर्णय खुद लेता है। इसलिए भारत ही एक राज्य है। जैसे भारत राज्य है, अमेरिका है, कनाडा, ये सब ना राजनीति विज्ञान के अंदर, जिसको हम लोग देश बोलचाल की भाषा में देश कहते हैं, राजनीति विज्ञान में उसे ही राज्य कहा जाता है। तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य या मध्य प्रदेश राज्य कहला सकता है क्या राजनीति विज्ञान के परिभाषा के अनुसार? नहीं। क्यों? तो छत्तीसगढ़ राज्य के पास जनसंख्या तो है, सरकार भी है, निश्चित भूभाग भी है, लेकिन क्या नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार के पास, सरकार संप्रभु नहीं है। क्या है, सरकार संप्रभु नहीं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य को हम राजनीति भाषा में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि संप्रभु के अभाव में छत्तीसगढ़ राज्य जो राज्य ना होकर देश की इकाई मात्र है। ठीक, जिसे हम राज्य कहते हैं राजनीति विज्ञान में उसे इकाई कहा जाता है। इसलिए आज राज्य की परिभाषा तुम लोगों को मैं बता दी। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य है, तो लेकिन तुम लोग क्या कहोगे, नहीं। क्यों? तो छत्तीसगढ़ किसी को भी राज्य कहलाने के लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, तथा सरकार क्या हो, संप्रभु, तभी हम उसे राज्य कह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पास सरकार तो है, भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, लेकिन यहाँ की सरकार संप्रभु नहीं है, जिसके कारण इसे हम राज्य नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये राज्य देश की इकाई है, यानी राज्य की इकाई है। ठीक है, चलो आगे फिर बताती हूँ तुम लोगों को कि व्यापक अर्थ में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों व आधारभूत मूल्यों को निरूपित करता है। समाज के लोग मिलकर क्या करना चाहते हुए क्यों एक साथ रहना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए राज्य को किन मूल्यों को लेकर चलना है, यह सब संविधान में अंकित होता है। उदाहरण के लिए भारत एक संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा लक्ष्य सबके लिए समता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने ऐसे राज्य का गठन किया है जो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हो और किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर न हो।
अब द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद जापान में नया संविधान बना तो उसमें कहा गया कि जापान विश्व शांति के लिए और संपूर्ण विश्व में हर प्रकार की गुलामी, अत्याचार, असहिष्णुता, डर, अभाव आदि मिटाने के लिए प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों को जापान का मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया है। इसी तरह मई 2008 में नेपाल में जब राजाओं का शासन समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित हुआ तो वहां भी नया संविधान बनाने की कवायद प्रारंभ हुई और संविधान सभा का गठन किया गया। नया संविधान कैसा हो, इसे लेकर नेपाल की विभिन्न पार्टियां, समुदायों व क्षेत्रीय समुदायों के बीच गहन वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद 2015 में एक संविधान प्रस्तावित किया गया। नेपाल के सभी लोग यह चाहते थे कि देश में सामंतवादी राजशाही का अत्याचार और एक केंद्रीय शासन प्रणाली जो अस्थायी समूहों की आकांक्षाओं की अनदेखी करे हमेशा के लिए खत्म हो। संविधान निर्माण के दौरान नेपाल में रहने वाले अनेक छोटे समुदाय के लोगों ने यह संदेह जताया कि उनके हितों की रक्षा के लिए नए नेपाल में होगी या नहीं। इस कारण इन नए संविधान में हर प्रकार की विभिन्नता की संरक्षण, सबके बीच समरसता एवं सहनशीलता विकसित करने, सभी प्रकार के अत्याचार व भेदभाव को मिटाने और एकीकृत केंद्रीय राज्य की जगह स्थानीय व क्षेत्रीय स्वशासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज यहीं तक। इसके आगे मैं फिर बताऊंगी भारत का संविधान निर्माण का ऐतिहासिक संदर्भ दूसरे क्लास में। ठीक है, आज धन्यवाद।